बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान और मैंने अपने पहले व्लॉग में ये बात कही कि मैं आने वाले व्लॉग में आपको बताऊंगा कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश के नाम पर बनाया जाने वाला जो कैरियर है जो कि हमलावर होने जा रहा है ईरान पर, जिसके लिए पेंटागन ने तस्दीक की। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 3 फ़ौजी एहलकारों या 3 पेंटागन एहलकारों के नाम लिए बगैर इस बात की तस्दीक कर दी थी कि एक नया बैरी बेड़ा जो है जिसका नाम जॉर्ज डब्ल्यू बुश है, उसको जो है रवाना किया जा रहा है। इस वक्त ये बहरी बेड़ा कहाँ पर मौजूद है, इसकी खासियत क्या है, ये मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपसे वादा किया था कि मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। इस वक्त ये अटलांटिक ओशन में मौजूद है जहाँ पर इसको तैयार किया जा रहा है। तैयार करने से मुराद है कि इसकी टेस्टिंग जारी है। इस पर मौजूद जो जहाज़ हैं उनको टेस्ट किया जा रहा है। इसके साथ जिस आबदोज़ ने सफ़र करना है उसको टेस्ट किया जा रहा है और इसके साथ जो स्ट्राइक और इंटरसेप्टर्स बोट्स हैं उनकी टेस्टिंग और तैयारी जो है वो की जा रही है और अब से चंद घंटों के बाद इसको मूव करवा दिया जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि ये बैरी बेड़ा क्या है इसके बारे में बताऊंगा। देखिए ये वही क्लास है, निम्स क्लास इसको बोला जाता है, जो कि अब्राहम लिंकन की है, लेकिन ये अब्राहम लिंकन से छोटा है। इसमें भी 2 एटमी रिएक्टर इसको इनपावर्ड करते हैं, यानी इसको क़ुव्वत फराहम करते हैं। ये एटमी रिएक्टर्स जो हैं ये इसको 20 साल तक समंदर में रख सकते हैं, यानी ये 20 साल तक यह समंदर के पानियों में चल सकता है। इसको तवानाई की ज़रूरत बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और इसका जो नंबर है CVN 77 है। किस्म मैंने आपको बता दिया कि निम्स क्लास है। लंबाई तकरीबन 1092, वज़न इसका तकरीबन 1 लाख टन है। हैवी है, 1 लाख टन है। 2 जौहरी रिएक्टर्स, मैंने इसकी बात आपको बता दी। इसके अलावा इस पर तकरीबन 5000 एहलकार तैनात हैं, यानी 5000 एहलकार। अब्राहम लिंकन के बारे में आपको बताया था कि 8000 एहलकार हैं, यानी वो इससे बहुत बड़ा है। और जिस तरह मैं कहता होता हूँ कि ये एक तैरता हुआ फ़ौजी अड्डा होता है जिसमें इतने एहलकारों की ज़रूरत होती है, लेकिन इसकी सबसे अहम बात ये कि इसमें जो एयर स्ट्रिप होती है उसमें कौन से जहाज़ शामिल हैं। इसको कहते हैं कैरियर एयर विंग और इसमें आमतौर पर इस वक्त जो है मल्टी रोल फाइटर्स F-18E, अमेरिका का वो जहाज़ जिसको F-18 आम ज़ुबान में हम कहते हैं, लेकिन F-18E से मुराद उसकी ईगल है और ये ईगल मल्टी रोल है, यानी ये समंदर से और ज़मीन से बैक वक्त जो है काम करता है। इसके अलावा 18G ग्रोवलर, ये जो है ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए है, दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को जैम करने के लिए जो जहाज़ इस पर मौजूद है EA-18G, मैंने इसका आपको बता दिया। फिर इसके अलावा जासूसी के लिए एक जहाज़ जो है इस पर मौजूद होता है, हॉकाई इसको बोलते हैं, लेकिन जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसमें E-2D जो है इसको कहा जाता है। ये अवॉक्स है और ये पहले से बताता है कि अगले फ़ौजों ने क्या इकदाम उठाना है, मिसाइल बैटरीज कहाँ पे मूव हो रही हैं। अवॉक्स के मतलब आपको पता है कि ये 30,000 फुट की बुलंदी से दुश्मन को देख रहा होता है और देखने के साथ साथ मुसलसल डाटा जो है उसको ट्रांसफ़र कर रहा होता है इसी कैरियर पे और उस कंट्रोल सेंटर में जो किसी ज़मीनी फ़ौजी अड्डे पर बनाया जाता है। मुमकिन तौर पर ये ज़मीनी फ़ौजी अड्डा जो है उर्दन में बनाया जाएगा, इसके लिए, इस कैरियर के लिए जिसका अवॉक्स रहेगा। इसके अलावा गाइडेड क्रूज़ जो है मिसाइल बोट्स जो हैं वो इसके साथ शामिल है। एजिस ग्रुप इनको कहा जाता है। एजिस इसका सिस्टम है जिसके ज़रिए ये अपने दुश्मन की निशानदही करके उस पर टोमाहॉक और SM-6 और SM-2 जैसे मिसाइल जो हैं वो गिरा सकते हैं। ये एक इसके अलावा गाइडेड मिसाइल जो हैं डिस्ट्रॉयर्स, यानी जो डिस्ट्रॉय करेंगे, तबाह करेंगे, जो गाइडेड मिसाइल इस जहाज़ की तरफ आएंगे उनको एजिस एयर डिफेंस सिस्टम से मौजूद जो है एंटी सबमरीन और एंटी शिप सलाहियत के हामिल मिसाइल्स का सामना करना पड़ेगा। अगर जो है आबदोज़ें, ईरान की आबदोज़ें जो है इस जहाज़ की तरफ बढ़ती हैं तो ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स जो हैं ये बहुत काम की चीज़ होंगी और इनको ब्रुकले क्लास कहा जाता है। फिर हमलावर आबदोज़ है जी, इसमें वर्जीनिया क्लास इसको कहा जाता है और ये ना सिर्फ निगरानी करती है इर्द गिर्द से आने वाले बहुत सी आबदोज़ों की और टारपीडोज़ की, और फिर वो बरूदी सुरंगें जो कि
जहाज़ों को तबाह करने के लिए बिछाई जाती हैं। वो जाल बिछाया जाता है जिसमें आकर बारूदी सुरंगों से टकरा कर इनको जुज़वी नुकसान होता है। वो बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन ये फिर किसी काबिल नहीं रहते, इनको वापस ले जाना पड़ता है और फिर 2-2.5 साल लगते हैं इसकी मरम्मत के। ये मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये बरसबील तज़किरा बात आई तो मैंने आपको बता दिया। ये आबदोज़ क्या काम करती है वो मैंने आपको बता दिया कि ये निगरानी करती है गहरे पानियों में कि गहरे पानियों से कोई दूसरी आबदोज़ कोई मिसाइल फायर कर इस जहाज़ को नुकसान ना पहुँचा दे। 1 लाख टन वज़नी जहाज़ है भाई, और इसको बचाने के लिए भी वैसी ही सूरत हाल जो है वो की जाती है। लॉजिस्टिक सपोर्ट्स में ईंधन, गोला बारूद और रसद की फराहमी जो है वो शामिल की जाती है, यानी ऐसी बोट्स जो हैं वो हमतन जो है वो तैयार रहती हैं कि जो इस तक रसद, इस तक गोला बारूद जो है वो चाहे इसके अपने अंदर भी जो है स्ट्राइकर मिसाइल्स जो हैं और इंटरसेप्टर मिसाइल्स का एक पूरा जहान आबाद होता है। इसका टर्मिनल होता है और उस टर्मिनल के अंदर बहुत सारी चीज़ें, वैसे मैं कहूँगा कि आपको नक्शा भी दे दिया जाए इसके साथ साथ, अगर बताया जाए कि इसका जो जिसको कहते हैं प्रे फ्लाई ब्रिज और फाइटर डेक और ये सारी चीज़ें जो हैं, इसका नक्शा भी अगर आपको साथ मिल जाए तो ये बहुत बेहतर होगा। लेकिन ये बात तय है कि अमेरिका ना इब्राहिम लिंकन को ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए लेकर आया है, ना जॉर्ज डब्ल्यू बुश को जो है रवाना किया जा रहा है ईरान के साथ मुज़ाकरात। ये अमन मुज़ाकरात या जो भी मुज़ाकरात हैं ये ईरान के सरेंडर के लिए हैं, और अगर ईरान सरेंडर नहीं करता है तो क्या करेगा ईरान जो है पलट कर वार करेगा। अब्राहम लिंकन को भिजवाकर डोनाल्ड ट्रंप ये समझे थे कि शायद ईरान दबाव में आएगा, ईरान दबाव में नहीं आया। उल्टा तेहरान की सड़कों पे वो जो अब्राहम लिंकन की तबाही के मनाज़र हैं उनको नशर किया जाता रहा, और बिल बोर्ड्स के ऊपर, बहुत बड़े बिल बोर्ड्स के ऊपर F-35 और अब्राहम लिंकन को तबाह होते दिखाया गया। इसके बाद ये फैसला किया गया कि एक और बहरी बेड़ा भिजवाया जाए, ईरान पर मज़ीद दबाव बढ़ाया जाए और कहा जाए कि सरेंडर करो, नहीं तो तुम्हारा हशर वेनेज़ुएला जैसा होगा। मैंने कल एक अपने व्लॉग के अंदर ये बात कही, पता नहीं आपने नोट की या नहीं की, कि वेनेज़ुएला प्लान जो है उसी पर अमल दरामद डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर भी करना चाह रहे हैं, और ईरान पर अगर ये लागू होता है तो इसका मतलब ये है कि चीन और रूस की तमाम कंपनीज़ को ईरान से गुड बाय टाटा कर दिया जाएगा और उसकी जगह पर अमेरिकन कंपनीज आ जाएंगी। ईरान के तमाम मामला जो हैं कतरी देखेंगे। ये भी आज जेहन में रखिए, ये मैं आज बता रहा हूँ आपको। अगर ईरान सरेंडर करता है तो ईरान के माली मामलात कतरी देखेंगे, और कतर और ईरान आपस में इनकी बनती नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह वेनेज़ुएला का सारा माली खाता जो है कतर के पास है, इसी तरह ईरान का तमाम माली खाता भी कतर के पास होगा, और ईरान इसके बदले में क्या क्या सरेंडर करेगा ये मैंने कल के व्लॉग में बताया, दोबारा बताने लगा हूँ। अपना जो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको सरेंडर करेगा, अपना मिसाइल प्रोग्राम जो है उसको सरेंडर करेगा, उसके अलावा वो अपनी तमाम ऑयल कंपनीज़ को सरेंडर करेगा, अपने तमाम ऑयल कैरियर्स को, जो जहाज़ हैं बहरी जहाज़, उनको सरेंडर करेगा, और अपने पास दराने इनकलाब की तादाद कम करेगा। ये सब कुछ सरेंडर करने के बाद वो अपनी गवर्नमेंट को भी सरेंडर करेगा, और उसकी जगह पर अमेरिका की जानिब से मुंतखब, यानी अवाम की बात जानिब से तो क्या होनी है, अमेरिका की जानिब से मुंतखब गवर्नमेंट जो है सरों पर बिठाई जाएगी, और पूरे ईरान पर जो है कब्ज़ा कर लिया जाएगा, और उसका तेल चूस लिया जाएगा। जैसे स्ट्रॉ लगा के नहीं चूसते, वैसे चूस लिया जाएगा। ईरान के पास इसका जवाब क्या है ये अगले ब्लॉग में बताऊँगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।